देवजी की खासियत है कि वो बहुत उच्च कोटि के तलवारबाज हैं। और अभी किसी ने मुझसे यहीं पर ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर आज एक प्रदर्शन होगा क्या? काम करके दिखाएंगे। काम करके तलवार की धार पर काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ, काम करके दिखाएं। देवू जी 9 साल कैसे बीत गए? आप लोग कहते हैं पता नहीं चला, लेकिन पता तो चला। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी विषम परिस्थितियां, लेकिन 9 साल सफलतापूर्ण पूरे हो चुके हैं। और अब अगले 5 वर्षों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद आपने देखा कि यहाँ की जनता ने कैसे लगा रखी है। बीते 9 वर्षों को आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर से जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस मंत्रालय को आधार देने के लिए बीते वर्षों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वतंत्रता के बाद करीब करीब 30 साल के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को संपूर्ण बहुमत मिला हो, और संपूर्ण बहुमत जिस पार्टी को इतना बड़ा जनाधार हो, वो जनाधार वाली सरकार कैसे काम करती है। वो 2014 से 2019 में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करके इस देश को जिस तरीके से जनाधार के बाद जो संकल्प के साथ और समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ जो परफॉर्म किया, और जब 2019 का चुनाव आया तब उस परफॉर्मेंस के आधार पर 30 साल के बाद जो बहुमत मिला है उससे कई गुना अधिक बहुमत लेकर अगर काम करने में कोई सरकार सफल हुई है स्वतंत्रता के बाद, तो आदरणीय मोदी जी की सरकार सफल हुई। तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम बोलते हैं कि ये मूलतः राजनीति के जो सिद्धांत हैं वो सत्ता हासिल करने का, और केवल सत्ता हासिल करने के बाद सत्ता भोग करने का, उसको चेंज करके सत्ता को सेवा का साधन बनाकर इस देश की जनता में इतने साल बाद फिर से राजनीति के प्रति आस्था और श्रद्धा विश्वास बढ़ा है। तो उनमें ये 9 साल बहुत अति महत्व का काल है जो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष की राजनीति को बदलने का आधार बनेगी। रही बात मेरे विभाग की जी, तो आप जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश में जिस तरीके से करप्शन की हार मालाएं थी, एक तरीके से मेरे विभाग में 2G 3G का इतना बड़ा स्कैम, उसकी लेगेसी हम जानते हैं। एक तरीके से देश को ये लगता था कि संचार विभाग यानी करप्शन का विभाग, और इस विभाग के कई मंत्री कई संतरी जेल में गए थे, और इसके बाद इस विभाग में काम करना एक बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती को पार करके आज ये विभाग, जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जब रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो रिवॉल्यूशन का जनक हमारा टेक्नोलॉजी विभाग आज देश ने देखा है। और जनक नहीं केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये वो देश था जहां हम टेक्नोलॉजी आयात करते थे। आज माहौल बदल गया है। आज विश्व की ग्लोबल टेक्नोलॉजी का हब भारत बनने जा रहा है। अभी अभी हम सब ने अनुभव किया है कि कुछ समय पहले हम 1 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस देश में 5G रोल आउट का प्रारंभ किया है जी। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 5G का रोल आउट शायद विश्व के कई देशों ने किया होगा, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में सबसे अधिक अगर 5G के साइट बना कर अगर रोल आउट किया है
तो 5G का रोल आउट अगर विश्व में सर्वाधिक स्पीड से हुआ है, रिकॉर्ड टाइम में है, 2 लाख साइट्स 5G का बना के हमारे विभाग ने इस देश में 5G रोल आउट किया है। करीब करीब 6 से 680 डिस्ट्रिक्ट में आज 5G रोल आउट हुआ है। और इतना ही नहीं है, शायद हम 4G और 5G में हो सकता है हम विश्व को लीड नहीं कर पाए, लेकिन अभी अभी उसी प्रोग्राम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6G का एक विजन डॉक्यूमेंट्स भी प्रदर्शित किया था। और हमें यह संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2030 से पहले 6G में अगर कोई लीडर बनेगा, कोई देश अगर 6G में आगे आकर काम करेगा विश्व में, तो भारत होगा, उसका हमें गर्व है। तो ये काफ़ी बदलाव हुआ है। अभी आप रिफॉर्म्स की बात करूं मैं आपको, तो हमारा जो 2 विभाग है, एक DOT और DOP, दोनों विभाग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किया है। वो प्रोसीजर भी है और जो रिफॉर्म्स ऐसा रिफॉर्म्स है जो इस देश की आवश्यकता थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था। 20 साल से हमारा टेलीकॉम का डेटा था, उसको डिजिटाइजेशन करना था। हमारा विभाग टेलीकॉम एक तरीके से टेक्नोलॉजी का विभाग, लेकिन उसका रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने का कोई काम नहीं करता था। हमने सिर्फ 20 साल का रिकॉर्ड की 2 लाख एंट्री 7 से 8 महीने में डिजिटाइज किया। और वो इसका नतीजा ये आया कि पूरे भारतवर्ष में जो रिफॉर्म्स हुआ, तो एक तरीके से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इंडस्ट्री फ्रेंडली गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये जो डिजिटाइजेशन काम हुआ, इसके चलते एक ज़माने में जो 2G 3G का ऑक्शन होता था और जो स्कैम होता था, उसके सामने अभी अभी आपने सुना होगा कि जब 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ, तब 5G के स्पेक्ट्रम में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से एक बड़े नाम, मैं नाम भी बोलूँगा, आदरणीय सुनील मित्तल जी ने वो भी बोला कि आज वो समय है कि सुबह में हम स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई होते हैं और शाम को हमें फेसलेस, किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, शाम को हमको स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी इस विभाग काम कर रहा है। ये कमिटमेंट के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कमिटमेंट और ट्रांसपेरेंसी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन बड़े बड़े प्रश्न बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। 5G की हम बात तो कर रहे हैं, 6G की भी संकल्पना, विजन सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी आप देखिए जो इंटीरियर्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जी। वहाँ पर अभी भी 4G 5G के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है। तो उसके लिए फिर क्या कर रही है सरकार? जी, आप शहरों में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, आप जानते होंगे, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। नहीं जी, आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, इस देश में 4G सैचुरेशन, मतलब इस देश के हर कोने में, हर घर तक 4G पहुँचे, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हमारे विभाग को करीब 1,60,000 करोड़ का पैकेज भी दिया है। और इस देश में अभी अभी सर्वे में जो आप बता रही हैं, तो उस समय करीब 24-25 गांव थे जिसको 4G नहीं था, लेकिन अभी कुछ VIP लेटर्स भी आते हैं जो और भी काम करना होता है, तो करीब 30,000 प्लस गांव ऐसे हैं जहां 4G नहीं है। और हमने एक 500 डेज का प्लान बनाया है। 4G नहीं होने का कारण भी मैं बता देता हूँ। जब कोविड आया, कोविड के समय, इससे पहले जब टेक्नोलॉजी आती थी, तो मेरे विभाग की मैं आपको बताऊं फिगर, करीब करीब 40,000 करोड़ की इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, तब आप भी ये सारी इंपोर्ट बंद करिए, आप इंडिजिनियस, भारत अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। और हमें गर्व होता है कि 4G इंडिजिनियस, जिसका स्टैंडर्ड ITA 3GPP सब ने स्टैंडर्ड को स्वीकार किया है, हमारे इंडिजिनियस 4G को स्वीकार किया है।
और वो 4G इंडिजिनस हमने बना लिया है, और जब इंडिजिनस बनाया तब थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन ये 4G 5G अपग्रेडेबल है। तो आने वाले समय में जब ये 4G हर गांव में लगेगा तब हर गांव में 5G भी पहुंचेगा, और बहुत जल्दी 4G और 5G रोल आउट इस देश में होगा। बात 4G 5G 6G की बात वो नहीं है, केवल स्पीड और एंटरटेनमेंट की बात नहीं है। इस देश में इस टेक्नोलॉजी का यूज केसेस होना चाहिए। क्या इस टेक्नोलॉजी से हम एग्रीकल्चर में क्या बदलाव ला सकते हैं? हेल्थ, रियल टाइम हेल्थ का डेटा, या रियल टाइम अगर कोई दूर दराज गांव में कोई बीमार है और बिना लेटेंसी उसका अगर स्क्रीनिंग हो रहा है, सपोज एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी मशीन हो, ये जो भी हो एट ए टाइम हॉस्पिटल में उसको मॉनिटर कर सके। वैसे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, कोविड में हमने देखा कि एजुकेशन ऑनलाइन था, तो इस देश के कई ऐसे गांव थे जहां कनेक्टिविटी नहीं था। ये वास्तविक बात है। अगर कनेक्टिविटी थी तो एफोर्डेबल नहीं थी, लोग उसको एफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाल ही में हमारा C.DOT विभाग है, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको गांव में सिग्नल की जो अभी हमारी व्यवस्था है इसके बदले सीधा सिग्नल मिलेगा, और वो गांव में अगर 4G 5G नहीं है तो भी वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकेगा, और वो फ्री पढ़ेगा। यहाँ तक कि दूरदर्शन की सारी चैनल भी वो फ्री देखेगा। ये सारी टेक्नोलॉजी हम देश में लगा रहने वाले। क्या बात। तो गांव के गरीब को जब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, ये वो देश है जब आज परिवर्तन इतना है। 2014 की मैं आपको एक फिगर बताऊं, जब पर डेटा जीबी का कॉस्ट 270 रुपया था, आज पर डेटा जीबी की कॉस्ट ओनली 10 रुपया है। 2014 से पहले इंटरनेट यूज करने वाले लोग केवल 6 करोड़ थे, आज 85 करोड़ लोग हैं इस देश में। तो हमने ऑप्टिकल फाइबर लगाए हैं, हमने टावर लगाए, हमने BTS लगाए। तो इस देश में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस देश में आ रहा है। यही फिगर है ये जो बता रहे हैं जी। टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौनके जी सामने बैठे हैं, और वो अक्सर हम लोग को कहते हैं कि प्रकृति का उपयोग करो, उपभोग मत करो। यही बात तकनीक पर लागू होती है। तकनीक का उपयोग किया जाए, उपभोग नहीं किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर उपभोग जैसी अगर परिस्थिति बनती है, जैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप फेक जैसी परिस्थिति है, तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा? और ये कैसे इससे सरकार निपटेगी? देखिए, टेक्नोलॉजी जब आती है तो जिस तरीके से एक सहूलियत होती है, उसके साथ उसकी चैलेंजेस भी होती है। बिल्कुल। और उसके लिए हमने काफ़ी काम किया है। यहाँ तक कि सिक्योर इंडिया, इस देश को सिक्योर करने में हमने बहुत काम किया है। छोटी छोटी बातें बताता हूँ। आज का आपका मोबाइल मिसप्लेस हो जाता है, तो IMEI उसका जो एक यूनिक नंबर होता है, इसके कारण कभी भी वो मिसप्लेस मोबाइल कोई यूज़ करेगा, आप अपना नंबर वेबसाइट पे डालेंगे, हमें पता चल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट अभी हमने लॉन्च किया है, संचार सारथी। हमने अभी जो टैपकॉप जिसे हम बोलते हैं, कि आपका हर इक्विपमेंट जो आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक अनुभव रहा है। एक ही फेज से 300 मोबाइल नंबर यूज होता था, 300। अब इसको कैसे रोकेंगे? तो तब जाके हमने AI का यूज़ किया है, तब जाके वो लोग पकड़ जाते हैं कि अब पटका लगा दिया या दाढ़ी लगा दिया और कभी मूछ निकाल दिया। तो एक आधार कार्ड तो एक ही रहता है, और आधार कार्ड का कॉपी बना के सब लोग बेच रहे हैं। तो ये सारी चैलेंजेस को हम मीट कर रहे हैं। आज देश को सिक्योर इंडिया को नेशनल फायरवॉल कैसे बना, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट कैसे हो, ये सारा काम आज देश में हो रहा है। चुनौती है, लेकिन देश उस चुनौती को पार भी कर रहा है। आपने बात कही कि चुनौती है, चुनौती पार कर रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में भी आज के दिन मैंने एक नया शब्द, मैं फिर कहूँगी, प्रधान संपादक सामने बैठे हुए हैं और उनका विजन बहुत आगे का होता है। उन्होंने डीप फेक की बात की
तो आपने कहा कि जैसे कि कई चेहरे थे और नंबर यूज़ हो रहा था, लेकिन ये परिस्थिति तो अब भी है, डीप फेक के रूप में वो सामने आ रही है। तो इसके लिए सरकार फिर क्या सोच रही है? देखिए, मैं टेक्नोलॉजी का आधार लेकर ही हम इस चैलेंज को पार कर सकते हैं। और इसके लिए हमने जो हमारी एनडीसीपी जो हमारी पॉलिसी है उसमें बहुत सुधार किया है। ये देश को डिजिटाइजेशन करना इतना आवश्यक नहीं है, देश को डिजिटली उसको रक्षित कैसे करें, उसको सिक्योर कैसे करें, उसमें भी हमने काफ़ी काम किया है। और बहुत जल्दी आपकी जो ये परिस्थिति है उसमें भी आप बदलाव दे सकते हैं। सर, एलन मस्क साहब बड़ा मेल वेल भेज रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि भाई हम तो स्टारलिंक लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा ले लो हमारे लिए भी। तो स्टारलिंक को लेकर के आप लोगों ने किसी तरीके की अनुमति दी है? क्योंकि मेल्स तो बड़े आ रहे हैं और भारत में कई लोगों को आए हैं, हमारे चैनल में भी आए हैं वो मेल। और क्या ऐसी कोई अनुमति आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये देश अब वो स्थान पर है जब विश्व की सारी नज़र इस देश पर है और हमारी जनसंख्या, हमारा मार्केट, तो हर कोई ये चाहता है, लेकिन हम अपनी शर्तों पर उनको इस देश में प्रवेश देंगे। हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि जो पहले आते थे और कुछ लोगों को मिलकर और वो अपना बिजनेस कर जाते, जैसे पहले बैंक में लोन होता था कि क्या उसकी पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, नहीं देखता है, कोई फ़ोन कर देता है और बैंक को बता देता है कि भाई आप इनको लोन दे दो, चाहे उसकी। आज एनपीए का हालत इसी का कारण है, तो थोड़ा विषयांतर हो गया। नहीं तो मतलब आने वाले वक्त में क्या आप अनुमति देने वाले हैं? आपने कहा कि अपनी शर्तों देखिए, पर, तो क्या आधार हो सकता है? उस समय पे जो ठीक लगेगा वो देश हित में, हम समाज हित में वो निर्णय करेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण बात कही आपने। एक और बड़ा चर्चा होती है, विपक्ष आरोप लगाता है लेकिन देश में चर्चा होती है कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो रोल है वो ज़्यादा बढ़ गया है बनस्पत जो सरकार का रोल होना चाहिए था, खासतौर से जब भी बीएसएनएल की बात आती है। जी, क्यों? एक वक्त था कि हम लोग लाइन लगाते थे, मुझे याद है बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बचपन याद होगा, वो लाइन लगानी पड़ती थी सर एक एक नंबर लेने के लिए, लेकिन आज सबसे बुरी हालत है। 80 के दशक के बाद इस देश में जब संचार क्रांति का प्रारंभ हुआ तब बीएसएनएल नवरत्न कंपनी माना जाता था, लेकिन इसके बाद जिन लोगों के हाथों में शासन आया और जिस तरीके से बीएसएनएल को उन्होंने हैंडल किया और बीएसएनएल जिस लीगेसी से पसार हो रहा है, आज देखिए बीएसएनएल स्टाफ का भी चैलेंज है। हमने जिस तरीके उसकी हालत थी, क्योंकि बीएसएनएल को रिवाइव करना भी इतना आवश्यक था, अभी अभी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है, लेकिन बीएसएनएल को पैकेज भी दिया गया है। लेकिन बीएसएनएल जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर के साथ थी, सपोज अभी मैं 4G की बात कर रहा हूँ, तो हमारा आग्रह था कि 4G इंडिजिनस हो और 5G और 4G जो प्राइवेट प्लेयर है उनको अपने नेटवर्क में लगाने के लिए बहुत पहले से जिन लोगों ने परमिशन दिया था वो लोग अपना नेटवर्क जाल जो बिछा देते हैं। और दूसरा क्या हुआ है, वो अभी भी बीएसएनएल की आवश्यकता इतनी है कि जहाँ टेक्नो कॉमर्शियल नहीं होता है वहाँ प्राइवेट प्लेयर नहीं जाएगा। अंडमान निकोबार में बीएसएनएल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में बीएसएनएल जाएगा, डिफेंस में बीएसएनएल रहेगा। अगर अंडरग्राउंड केबल करके लक्षद्वीप और कहीं भी करना है तो बीएसएनएल करेगा, क्योंकि वहाँ हम सोशल ऑब्लिगेशन देखकर काम करते हैं, हम वो कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होता है। जो प्राइवेट प्लेयर होता है वो आपको जहाँ उनको बिजनेस मिलता है वही काम करता है। बावजूद बीएसएनएल की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होने के बाद भी आज बीएसएनएल हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकल प्लेयर की हैसियत से आवश्यक है और इसीलिए हम बीएसएनएल को मदद भी कर रहे हैं। बीएसएनएल को मदद कर रहे हैं और आपने सही कहा कि जहाँ पर भी स्ट्रैटेजिकल और ख़ास तौर से जब सामरिक दृष्टिकोण से अगर कुछ सीमाएं हैं वहाँ पर अपना स्वयं का जब सब कुछ होता है तो आधार भी मजबूत होता है। लेकिन हम सामरिक दृष्टिकोण से ही, हालांकि आपका विभाग अलग है लेकिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। आप तो देखते हैं कि अब तो किस किस तरीके से कई बड़े ऐसे आर्टिलरी है जो डायरेक्टली मशीन चलती हैं
संचार के माध्यम से, कहाँ से क्या कैसा अटैक आ जाए संचार के माध्यम से, ये पता नहीं चल पाता। तो ऐसी चुनौतियों पर पार पाने के लिए आप लोगों ने खासतौर से जो डीपेस्ट एरिया हैं जिनका जिक्र आपने किया, वहाँ के लिए क्या सोचा जा रहा है? देखिए, वहाँ भी टेक्नोलॉजी का वहाँ आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर लास्ट माइल, जो हमारी फिलोसॉफी है, अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रहे हैं, अगर लास्ट माइल में कनेक्टिविटी पहुँचाना मतलब रियल में डेमोक्रेसी पहुँचाना। अगर वो लास्ट माइल में कनेक्टिविटी जाएगी तो वो सरकार से क्वेश्चन भी कर सकता है, एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी पूछ सकता है, और वो कनेक्टिविटी पहुंचेगी तो सोशियो इकोनॉमिक बहुत बड़ा चेंज आएगा उनकी लाइफ में। मैंने तो कहीं दूर दराज दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में मैंने 2 नाइट स्टे किया था छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो लोकल प्रोडक्ट करती हैं, आमचूर वगैरह बनाती हैं, अगर हमने वहाँ कनेक्टिविटी पहुँचाया तो हमने ये काम कर दिया, तो आज वही महिला हम अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये बदलाव टेक्नोलॉजी के वही क्षमता के कारण हो रहा है। तो वैसे ही एक और नेटवर्क है जो हमारा विभाग देख रहा है, वो है पोस्टल विभाग। जी बिल्कुल। तो इस देश में 1,60,000 पोस्ट ऑफिस हैं, करीब करीब इस देश के हर कोने में, डोर स्टेप में, और पूरे भारत का ट्रस्टवर्दी नेटवर्क कोई है तो हमारा पोस्टल विभाग है। और ये पोस्टल विभाग वो सेवा देता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो जो मेल डाकिया डाक लाया, उससे चेंज होकर डाकिया बैंक लाया, डाकिया इंश्योरेंस लाया। ये जो पूरा बदलाव आज हम देख रहे हैं कि वही गांव का डाकिया जिस पर गांव को भरोसा है, वो जाकर करोड्स ऑफ रुपीस का ट्रांजैक्शन हैंड होल्डिंग मशीन के कारण होता है। जो कोविड हुआ ना, जब कोरोना वायरस के, हम अभी भूल गए हैं वो महामारी को, लेकिन उस समय कोई गरीब माँ अपनी झुग्गी झोपड़ी में बैठी है, बेटा कहीं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अपना रोजी के लिए काम कर रहा है, लेकिन उस गांव में अगर वो माता जी को पैसा भेजना है तो वो गरीब माँ को पैसा उस समय महामारी में अगर किसी ने दिया है तो हमारे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ने जाके दिया है। वो अपना फिंगरप्रिंट हैंड होल्डिंग लेकर आधार वेरिफिकेशन करके उनको पैसा देता था। तो करीब करीब 1,67,000 का ट्रांजैक्शन उस समय से लेकर हमारा ग्रामीण डाक सेवकों ने किया है। क्या बात है? कि केवल मैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय हमने मेडिसिन और इक्विपमेंट 35,000 टन, अगर पोस्टल विभाग के मदद से हमने 35,000 टन वो इक्विपमेंट और मेडिसिन भेजा है, और करीब करीब 52,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन। मैंने जो वो फिगर बोला आपको, वो फिगर 1,67,00,000 बेनिफिशियरी को ये 52,000 ट्रांजैक्शन का लाभ मिला है, वो हमारा पोस्टल विभाग ने। अब बदलाव ये आया है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि आपकी पार्सल सेवा ठीक नहीं है, अमेज़ॉन की पार्सल सेवा अच्छी है, कंपैरिजन तो होती है। तो हमने अपने विभाग में टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल हम आत्मसात किया है। हमने बहुत बड़ा बदलाव पार्सल रिफॉर्म्स में किया है। हमने पार्सल्स में क्लिक एंड बुक, घर से आदमी बुक कर सकता है जो बाकी लोग गुड्स करते हैं। हमने 100% ट्रैकिंग किया है, हमने राइट टू रिकॉल किया है, हमने यहाँ तक की फैसिलिटी दिया है कि जो कस्टमर जहाँ चाहे वहाँ से वो अपना गुड्स उठा सकता है। और इसका नेटवर्क देखकर हाल ही में पूरे भारतवर्ष में पहली बार हुआ है कि भारत ई मार्ट का हमने लॉन्चिंग किया है। इस देश के छोटे छोटे व्यापारी हैं, 40,000 एसोसिएशन, छोटे मोटे व्यापारी के 40,000 एसोसिएशन के करोड़ों कस्टमर ने हमारे पोस्टल विभाग के साथ एमओयू किया है, जो आने वाले समय में हर गांव, हर घर तक वो छोटी छोटी चीज़ों या तो वो पिकअप करेगा या डिलीवर करेगा। ये स्ट्रेंथ हमारा विभाग ने, ये केवल 2 साल में हुआ है।
ये हाल ही में हुआ है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। निश्चित रूप से जो आने वाली तस्वीर होगी वो बहुत खूबसूरत होगी जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन अभी अगर वर्तमान से हम उसको थोड़ा कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि फिर वही बात आएगी कि यहाँ पर भी देखिए ना, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो बाहर के भी हैं जो पूरी तरह से घर घर कर गए हैं। आपने अमेजोन का जिक्र किया, अभी तो अमेजोन जैसी बहुत सारे ऐसे नहीं, अमेजोन platforms हमारे हैं। साथ एमओयू कर रहा है। अब अमेजोन ये चाहता है कि भारत का डोर स्टेप पे कोई नेटवर्क है तो पोस्टल का है, तो अमेजोन हमारे साथ कर रहा चलिए। है। मैं आपको ये बताऊं, एप्पल पर्सनली हमें मिलने आए थे इनके अधिकारी, क्या आप लोगों ने इतना रिफॉर्म्स किया है, हमारे लिए इतना उपयोगी है। आप ये मत सोचिए कि हम उनसे पीछे हैं। हमारी स्ट्रेंथ देखकर एप्पल ये अमेजोन हमारे साथ आ रहा है, फ्लिपकार्ट हमारे साथ आ रहा है। तो यही ये तो ट्राइफेड में, ट्राइबल एरिया में जो प्रोडक्ट होता है उसका भी हमने एमओयू किया है। और अभी तो भारत सरकार ओएनडीसी नेटवर्क ला रही है, तो उसके साथ भी हमारा एमओयू हो रहा है। अगर इस देश में कोई भी दूर दराज गांव में, और हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय होम मिनिस्टर जी के आग्रह पर हमने इस देश में करीब करीब 6000 नए पोस्ट ऑफिस खोलेंगे, जो ब्रिक एंड मॉर्टर में एवरी 5 किलोमीटर के अंदर आपको एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा जो बैंकिंग सेवा का काम करेगा, इंश्योरेंस का भी काम करेगा। तो ये बड़ा काम इस विभाग कर रहा है। विभाग काम कर रहा है, क्योंकि आप जैसे तेज तर्रार तलवारबाज है ना, तलवार की धार पर ये काम हो रहा है। ये आपने सही कहा कि देखिए, एक जो बार बार हम कह रहे हैं, अब हम तैयार हो रहे हैं। हम बार बार बीते 70 सालों से कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि तब हम बात करते थे, तैयारी नहीं करते थे। अब हम तैयारी के साथ उतर रहे हैं, इसलिए हमें परिणाम भी मिल रहा है। लेकिन इसके उलट चुनौती कम नहीं लगती, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके की तैयारी कर चुका है उसके परिणाम आज दिख रहे हैं। आज वहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, हम आने वाले वक्त में हम प्रदाता हो जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन आपको लगता है कि वो जो हावी है अभी, जो भी थोड़ा बहुत जो वैक्यूम अभी है, जहाँ पर बाहर के देश, बाहर के मुल्क हावी हैं, वहाँ के लिए आप लोगों के लिए अभी कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को आप पूरा कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ ना, वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट खेड़ा है। से तो खेड़ा में बहुत सारे लोग एनआरआईज होते हैं। तो एनआरआई लोग जब भी आते हैं हमारे यहाँ, तो जब लोकल लोगों से बात करते थे, हमारे यहाँ ऐसा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलीकॉप्टर आता है और उस प्लेस पे जो भी जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसको पिकअप करके हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि ये तो बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े हम लोगों से बहुत बड़े पावरफुल होंगे। लेकिन कोविड ने इस सारी उनकी जो हवा थी ना वो निकाल दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का भारत के पास है और जिस तरीके से भारत ने कोविड को हैंडल किया है, विश्व के विकसित देश भी नहीं कर पाए, तो विकसित देश अब वो जमाना नहीं रहा है। वो जमाना था वैक्सीन, वो लोग रिसर्च करके वैक्सीन हमें 10 साल 15 साल बाद पहुंचाते थे। अगर आप सोचो, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिजिनियस वैक्सीन का आग्रह नहीं किया होता, और अगर हम हमारी भारत की वैक्सीन लेकर नहीं आते और 10 साल 15 साल वेट करते जो पुरानी सरकार करती थी, तो इस देश में क्या हालत होगा। और हमने केवल 9 महीने में इंडिजिनियस वैक्सीन बना के करोड़ों लोगों, तो भारत अब बदल रहा है टेक्नोलॉजिकली, मतलब हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे तो मेरे क्षेत्र की जो मैं बात करूं तो वो जो रैंकिंग है, उस समय 2014 का रैंकिंग और आज का रैंकिंग में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, निश्चित रूप से। क्योंकि आप बार बार अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं गुजरात पर आ ही जाती हूँ। गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है, और मतलब गुजरात वासियों ने तो सोच लिया है कि आप ही आप हैं और कोई नहीं है। तो जिस तरीके से वहाँ की परिस्थिति है, आपको लगता है कि उसी गुजरात मॉडल के बेस ने देश में आपको एक मजबूती दी? जी, लगता है आपको? डेमोक्रेसी में केवल एक पक्ष होना आवश्यक नहीं है। हेल्दी डेमोक्रेसी तभी है कि दोनों पक्ष हो। विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष रचनात्मक होना चाहिए। विपक्ष को देखिए, आक्षेप एक तरफ से आरोप गढ़ना अलग बात है, और टीका करना, आलोचना करना
और आलोचना करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। आरोप कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको आलोचना करना है तो आलोचना के हिसाब से आपको कुछ तर्क भी और कुछ प्रूफ के साथ बात करनी पड़ेगी। तो गुजरात में क्या हुआ है कि जब गुजरात में एक तरीके से वो राजनीति चलती थी जिसे आज पूरा देश इससे ग्रसित था, इम्पीचमेंट की राजनीति, जात पात की राजनीति, गुजरात ने बहुत कुछ झेला है इतने सालों में। लेकिन 2002 के बाद गुजरात में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद की राजनीति चली गई। तो पूरा एक्टिविटी उनका सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, समाज के हर तख्ते, हर वर्ग को साथ में लेकर, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, या हर सबको साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने के बाद इस देश में विकास कैसे हो सकता है, विकास का मॉडल कैसा है, वो गुजरात को उस समय उन्होंने 2013 तक, 2012 से 13 मतलब गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य के एक मुख्यमंत्री होने के हैसियत से देश को ये मॉडल दिखाया। तब देश जब निराश था, 2014 से पहले हताश था, उनको कोई उम्मीद नहीं था, तब देश की जनता को आदरणीय मोदी जी में एक आशा दिखी, क्योंकि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया कि अगर हमारी बहुमत आती है तो हम आदरणीय मोदी जी को इस देश के वड़ा प्रधान बनाएंगे। और यही फेस पर विश्वास जता के इस देश की जनता ने 30 साल के बाद इतना क्लियर मैंडेट देखा है, जो दुनिया आज झुकती है वो इतना क्लियर मैंडेट दिखा है। और वो जो विकास की राजनीति का मॉडल आज उन्होंने देश में दिखाया, और जिस तरीके से राजनीति चली है और जो देश का माहौल चेंज हुआ है, एक तरीके से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विदेश नीति, आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति, ये सारी चीज़ों पर हम घंटों बोल सकते हैं जी। वैसा परिवर्तन इस देश में आया है। देबू जी, क्योंकि अब सेशन खत्म हो रहा है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ज़रूर करूंगी आपसे। गुजरात का जिक्र आप कर रहे हैं, गुजरात में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अनूठी तस्वीर प्रस्तुत कर दी है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमारे सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो चिंता का सबब हैं। लव जिहाद बढ़ा, लव जिहाद में हमारी हिंदू बेटियों की जान तक चली गई, धर्मांतरण बढ़ा। अभी आपने देखा कि गुजरात की कर्णावती में इसके विरुद्ध खुद आवाज़ बुलंद हो रही है। लैंड जिहाद बढ़ता जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आप सबका साथ, सबका विकास, ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब सबका विश्वास की बात आती है तो क्या आप मानते हैं कि हर कोई विश्वास पात्र है? क्योंकि वहाँ तो देखिए ना, ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं। ये चुनौती है फिर गुजरात में हिंदू बेटियों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। देखिए, हम सबका साथ सबका विश्वास की राजनीति की बात करते हैं, तब जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रोड हो रहा है, रेल हो रहा है, हॉस्पिटल हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, कहीं भी जो फैसिलिटीज़ बनती है, कहीं भी एक जगह ऐसी बताओ जहां आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसी एक वर्ग, इसी एक धर्म के लिए काम किया है। अगर आपके पास एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस आपको पूछ के बिठाती है कि आपका नाम अब्दुल है या अविनाश है, आपका नाम किरण है या करीम है, वो जो भी नाम पूछ के नहीं कर रही है। ऐसे ही आदरणीय मोदी जी का ये सबका साथ में लेकर ये राजनीति चल रही है, कोई भी हो। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी है जो सत्ता से बाहर भी है और इस देश के बाहर भी है। वो चाहती है कि इस देश, जो सम्मान इस देश का बड़ा है, आज देश वो स्थिति में है जहां दुनिया ये हर पल ये चाहती है कि देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इस दिशा में, इस इश्यू पे क्या बोल रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रभाव इस आदरणीय मोदी जी का है, इस सरकार का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तब कुछ ताकतें ऐसी है जो चाहती है कि इस देश अस्थिर हो। इस देश में वो गैंग, मैं ज़्यादा पॉलिटिकली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं बोलने के बावजूद भी आप समझ गए, काफ़ी प्रबुद्ध नागरिक सब बैठे हैं मेरे सामने। तो जो लोग हैं वो लोग ऐसा चाहते हैं कि इस देश में बंटवारा हो, इस देश में धर्म की राजनीति हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चाहे लव जिहाद करे या लैंड जिहाद करे,
ये मोदी जी की सरकार है, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। हर ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले हैं, उनको बान करने की हिम्मत भी अगर किसी में है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार में है। तो आदरणीय मोदी, आपने हाँ सर। आपने अभी कहा कि आपकी सरकार करीम और किरण देखकर सेवा नहीं देती है, लेकिन करीम तो देखता है ना कि सामने कौन है। देखिए करीम का सबसे बड़े तकलीफ क्या है, करीम की करीम को जो तालीम मिलती है ना वो मजहबी तालीम है, और जो मजहबी तालीम देते हैं ना वो खुद अनपढ़ होते हैं, वो सही मायने में इस राष्ट्रहित की तालीम नहीं देती है, तब जाके करीम के विचार ये आते हैं। नहीं तो करीम भी सोचना चाहिए मेरे देश की प्रॉपर्टी है, मेरे लिए है, तो उसका पालन करना, उसका संभाल के रखना, जो भी इस देश ने संसाधन बनाए हैं उसकी प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन करीम को दुनियावी जो तालीम मिलनी चाहिए वो तालीम गलत है, तालीम देने वाले गलत है, तब जाके इस देश में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आसाम में जैसे मदरसे बंद किए वैसे पूरे देश में मदरसे बंद हो जाए, ऐसा हम कहें? देखिए मदरसे की वो बात नहीं है, तालीम में दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मदरसे हो उसमें हमें क्या दिक्कत है, उनका जो मजहबी कोई भी धर्म हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस धर्म के जो रहनुमा है उस रहनुमा में ये शक्ति होनी चाहिए कि हम जिस धरती पे है, जिस धरती पे हम पड़े बड़े, आज धरती ने हमें इतना तक हमारा जीवन क्वालिटी वाला दिया, उस धरती के पर गद्दारी ना करें। ये रहनुमा को बताना चाहिए कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि इस देश हमारा है तो इस देश को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है, एक प्रश्न इधर से लेना चाह रहा हूं। मंत्री नमस्कार, हरगोविंद अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपसे ये निवेदन भी है और एक प्रश्न भी है। अभी आपने बीएसएनएल का जिक्र किया, ये आदिकाल से जब से हम देख रहे हैं भारत के नवरत्नों में रहा है। अब क्या कारण है कि जहां लाभ का क्षेत्र है वहां पर तो निजी कंपनियां आके अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और जहां पर एक सामान्य या अंतिम व्यक्ति तक सुविधा और संचार पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सफ़ेद हाथी कह सकता हूं, जो इतना खर्चा वो बीएसएनएल करेगा। तो आप योग्य भी हैं, आप सक्षम भी हैं, और आप में वो इच्छा शक्ति भी है। आप आज बाजारवाद के दौर में बीएसएनएल को क्यों नहीं इन लाभ के क्षेत्रों में इनके मुकाबले पे लाकर खड़ा कर देते कि मेरे जैसा सामान्य शहर में रहने वाला नागरिक अपने फ़ोन में सिम बीएसएनएल के लिए रिचार्ज बीएसएनएल का कराए, ना कि अंडमान निकोबार का नागरिक। जी सही बात है आपकी। मैं आपको बताता हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट प्लेयर का होता है और इसके बाद प्राइवेट प्लेयर को जो इनकम होती है उस पर हम एजीआर लगाते हैं। ये एजीआर वो है जो यूएसओएफ का हमारा एक फंड होता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो जो प्राइवेट प्लेयर बिजनेस करते हैं उस पे से हम 8% उनकर हम एक तरीके से हमारी जो ऑब्लिगेशन समझकर उनका एक फंड रेज होता है, वो 8% वो अमाउंट है, करीब करीब उसमें से 5% हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को भी देते हैं, और 3% और 5% ये मिला के हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीएसएनएल करता है वो वही पैसा है जो एजीआर से आता है। तो बीएसएनएल को पैसा नहीं मिलता ऐसा नहीं है, भारत सरकार भी दे रही है, प्राइवेट प्लेयर्स भी ले रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर जिस तरीके से जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, हमारे पास, मैंने प्रारंभ में बोला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो माइंड सेट की भी कमी है जो सेल्स और मार्केटिंग को समझे। बिल्कुल। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल गर्ग है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते पॉलिटिकल डिबेट्स करता हूं। मेरा सवाल ये था, निस्संदेह भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो बात चर्चा चली मैं उसमें जोड़ रहा हूं कि माइनॉरिटीज़ को आर्टिकल 29-30 के अंदर कुरान पढ़ाने की, बाइबल पढ़ाने की अनुमति है। इस देश में गीता को पढ़ाने की अनुमति कब और कैसे मिलेगी, ये एक एडिशनल सवाल था। देखिए, देश के स्वतंत्रता के बाद करीब करीब जो एचआरडी मिनिस्टर आए वो किसी विशेष धर्म के लोग थे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कंटिन्यूसली चार माइंड, एक वैसे लोग आए जिनका माइंडसेट इस देश की मानसिकता, इस देश की
सनातन धर्म की संस्कृति के अगेंस्ट रहे, तब इसीलिए ये स्थिति है। और आने वाले समय में देखिए हम इतना करेक्ट किया है इस देश को, तो और भी अब मैं समय आएगा कि हम मंत्रालय का सवाल लूंगा। ये एडिशनल सवाल आया बातचीत सुन के। थोड़ा जल्दी मेरा- सर, हाँ, प्लीज। हाँ, मेरा ये कहना है, हम लोग निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के दौर में चल रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक जो उसको बचाने की जो साइबर सिक्योरिटीज की बात है, अभी एम्स का हमने सबने देखा कि एम्स को ठप कर दिया गया था, तो उस पर हम सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अभी एम्स तो एक तरह से अलार्मिंग है, सरकार के और बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा हो गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मीडिया लगातार प्रमुख हो रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रमुख हो रहा है, उस पर कोई कैप्स कैसे लगाएंगे? ओटीटी चैनल्स हैं, क्योंकि वो सांस्कृतिक प्रदूषण भी बहुत फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी कैप्स की जरूरत है। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? धन्यवाद जी। आपका एक बिल्कुल समाज हित में आपकी ये भावना मैं समझ रहा हूँ। हम डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर भी आ रहे हैं, हम नया टेलीकॉम बिल भी लेकर आए जिसमें सारी चीज़ें का प्रावधान भी है, और आने वाले समय में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसकी भी एक सूचिता आने वाले समय में इस देश के, इस समाज हित के संस्कृति की रक्षा करने के लिए बहुत जल्दी आ सकती हैं और आनी भी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, क्योंकि अब मंत्री जी की भी आजकल बहुत व्यस्तताएं हैं, क्योंकि 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद काम और करना है अगले 1 साल के लिए। हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने तो पहले ही प्रधान संपादक जी से बोला था कि आप बहुत अच्छे तलवारबाज हैं। तो काम शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत हो गई है सर आज वर्तमान में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तालियों के साथ। मैं एक कुछ- एप्रिसिएशन देना चाहूँगा। जी। मतलब हम तो पहली बार मिले हैं, लेकिन आज तक के किसी भी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने इतने कॉन्फिडेंस से अपने मंत्रालय की बात को नहीं कहा। सच बता दो, मतलब आपके लिए एप्रिसिएशन है। ये काम करने के बाद कॉन्फिडेंस। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।